अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयद अतीक हाशमी। आप सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप देख रहे हैं ई तालीम चैनल लर्न विद कॉन्फिडेंस। और अगर आपने इस ई तालीम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं आपका साइंस सब्जेक्ट। अब ये साइंस सब्जेक्ट को समझने से पहले आपको कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, 10वीं का जो साइंस है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 3 ग्रोह में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है हयातियात यानी कि बायोलॉजी, दूसरा है कीमियात यानी केमिस्ट्री, और तीसरा है तबैयात यानी कि फिजिक्स। इन तीनों कैटेगरीज को हमको अलग अलग से समझना है। इन तीनों कैटेगरीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम जो सीखने जा रहे हैं अनासिर की दौरी जमातबंदी। लेकिन बात हम ये समझना है कि अनासिर क्या होते हैं, तो कुछ इस्तिलाहात आपको समझना बहुत जरूरी है जो बोर्ड पर यहां लिखी हुई है। मैं समझता हूं कि अगर आपको ये टर्मिनोलॉजीज यानी कि इस्तिलाहात अगर नहीं पता है तो आपको ये सबक थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, पर डरिए मत, यहां हम इस सबक को आसान बना देंगे इन सब को आसानी से समझकर। और फिर देखेंगे कि जमातबंदी करना क्यों जरूरी था, क्लासिफिकेशन की क्यों नीड महसूस हुई, अगर ये क्लासिफिकेशन नहीं की जाती तो क्या होता, और किसने क्लासिफिकेशन करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन किया। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि ये मैटर क्या होता है यानी कि मादा क्या होता है। देखिए, मादा एवरीथिंग विच इज अराउंड अस यानी कि हर वो चीज जो हमारे आतराफ है और जिसका मास होता है यानी कि जिसकी कमियत होती है, और जो वॉल्यूम रखता है यानी कि हजम रखता है, ऐसी हर वो चीज मैटर कहलाती है। तो अब आपके आसपास जितनी भी चीज है आप देख सकते हो, हर चीज का एक वॉल्यूम होता है यानी हर चीज एक जगह घेरती है, उसी को हम मैटर कहते हैं। अब ये जो मैटर है, अब ये जो मादा है, इस मादे की हमने अलग अलग किस्में देखी है। मादा या तो ठोस हालत में हो सकता है, या तो माय हालत में हो सकता है, या तो फिर गैस हालत में हो सकता है। लेकिन हमें इस मादे को यहां पर अनासिर और मुरक्कबात यानी कि एलिमेंट्स और कंपाउंड के फॉर्म में समझना है। तो उसको समझने से पहले आपको इस एटम को समझना बहुत जरूरी है। जौहर क्या है? देखो, अभी मैंने आपको क्लियर करा दिया कि हर वो चीज जो हमारे आतराफ में है और जिसका हजम होता है यानी कि जो वॉल्यूम रखता है, जैसे कि ये पेन है, ये एक जगह घेरा हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं यानी कि मादा कहते हैं। अब ये जौहर क्या होता है? तो जौहर सबसे टाइनी पार्टिकल्स यानी कि सबसे मुहीन जर्रा होता है। इसका मैटर का यानी कि मादे का सबसे छोटा जो जुज होता है, हम क्या कह सकते हैं इसको? टाइनी पार्टिकल्स, मुहीन जर्रात, सॉरी, किसके? इस मादे के जो मुहीन जर्रात होंगे उसी को हम क्या कहते हैं? जौहर कहते हैं। अब ये जौहर अलग अलग भी हो सकते हैं, ये जौहर एक जैसे भी हो सकते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर मैं लोहे की बात करूं, अब लोहा, आयरन, हमारे आतरफ में आयरन बहुत जगह हम देखते हैं। हमारी चेयर आयरन की हो सकती है, कुर्सी, हमारे घर में जो वेंटिलेटर होते हैं वो हमारे लोहे के होते हैं। अब ये जो लोहा है, इस लोहे को आप कितना भी बारीक पीस दें तो क्या मिलेगा आपको? आपको लोहे का बारीक बुरादा ही मिलेगा, यानी छोटे पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। ऐसा कुछ होगा क्या कि आप लोहे को बारीक कर रहे हैं और उसमें से आपको सोना मिल गया या फिर चांदी मिल गया? ऐसा कभी हुआ है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी कि जब हम लोहे को बारीक पीसेंगे तो आपको लोहे के बारीक जर्रात ही मिलेंगे। तो यहां ये बात समझ में आती है कि जो एक ही टाइप के जौहर होते हैं, ऐसी चीजें, ऐसे सब्सटेंसेस जो वन टाइप के एटम रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं, हम उन्हें अनासिर कहते हैं। जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, सोना है, चांदी है, ये एक ही एटम, एक ही टाइप के एटम रखने वाली चीजें हैं, यानी जिसमें एक ही किस्म का जौहर होता है। इसी को हम एलिमेंट्स कहते हैं, इसी को हम अनासिर कहते हैं। तो समझ में आ गया? हम यहां पे शॉर्ट में लिख सकते हैं वन टाइप ऑफ
एटम, एक ही किस्म के जौहर, जो भी ये चीज होगी उसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये मुरक्कबात क्या होते हैं, मुरक्कबात समझते हैं, कंपाउंड समझते हैं। वन और मोर देन वन, एक या एक से ज्यादा जो एटम रखता है उसको हम क्या कहते हैं, मुरक्कबात कहते हैं, यानी कि कंपाउंड्स कहते हैं। यानी क्या, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड, या मिसाल के तौर पर मैं समझाता हूं NaCl। अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो यहां पर Na यानी सोडियम और Cl यानी क्लोरीन, दो अलग अलग एलिमेंट्स है, दो अलग अलग हमारे पास यहां पर अनासिर है, और उन अनासिर के यहां पर जौहर है। अब आप देखेंगे तो यहां पर एक ही टाइप का जौहर है क्या, नहीं, यहां पर हमारे पास सोडियम का भी जौहर है और हमारे पास क्लोरीन का भी जौहर है। यानी कि जब एक या एक से ज्यादा, अब यहां एक से ज्यादा है सोडियम और क्लोरीन, आपस में मिलेंगे और एक कोई जूस बनेगा, कोई कंपाउंड बनेगा या कोई चीज बनेगी, उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं, यानी उसे मुरक्कबात कहते हैं। अब चलते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह से है कि एक या एक से ज्यादा जौहरों के आपस में मिलने से बनने वाली चीज को हम मॉलिक्यूल कहते हैं, यानी कि सालिमा कहते हैं। जैसा कि H2, जैसा कि O2, जैसा कि H2O। देखिए यहां अगर आप देखेंगे तो एक ही टाइप के जौहर, यानी कि हाइड्रोजन, एक ही टाइप के दो जौहर है हमारे पास, ऑक्सीजन एक ही टाइप के दो जौहर है हमारे पास। यहां पर हाइड्रोजन एक ही टाइप के लेकिन ऑक्सीजन अलग है, यानी कि एक ही टाइप के या फिर एक से ज्यादा अलग टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के भी जौहर आपस में मिलकर जो ग्रुप फॉर्म करते हैं उसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, यानी सालिमात कहते हैं। अब आप बोलेंगे इसमें और इसमें क्या फर्क है, मुरक्कबात और सालिमात में क्या फर्क है? तो याद रखना, मुरक्कबात के अंदर यहां पर हमेशा जो ग्रुप बनेगा, जो ग्रुप फॉर्म होगा, वो अलग अलग टाइप के जौहर से मिलकर ही बनेगा। यहां पर एक टाइप के जौहर, जैसा कि हाइड्रोजन एक ही टाइप का जौहर है, मिलकर इसने सालिमा बनाया, यानी कि ये कभी, हाइड्रोजन कभी मुरक्कब नहीं हो सकता, ऑक्सीजन कभी मुरक्कब नहीं हो सकता। हाँ, यहां ये पानी H2O ये मुरक्कब हो सकता है। क्यों हो सकता है? तो यहां पर हाइड्रोजन का भी जौहर है और यहां पर ऑक्सीजन का भी जौहर है, इसलिए ये मुरक्कब हो सकता है और ये सालिमा भी हो सकता है। हम एक यहां पे नोट लिख सकते हैं कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स, यानी कि तमाम मुरक्कबात सालिमात हो सकते हैं लेकिन तमाम सालिमात मुरक्कबात नहीं हो सकते। अब चलते हैं एटॉमिक नंबर की तरफ, यानी जौहरी अदद की तरफ। ये भी बहुत आसान है। जौहरी अदद और एटॉमिक नंबर को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो छोटा पार्टिकल होता है, टाइनी पार्टिकल जिसे कहते हैं मोहित जर्रा, उस मोहित जर्रे के अंदर तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। वो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है, तो मैं साइड में आपको बनाकर बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये मानते हैं कि ये आपका एक आइटम है, किसी भी अनासिर का ये आइटम हो सकता है, एलिमेंट का आइटम हो सकता है। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और इसके अंदर यानी कि इसके मदार में इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। इसके मरकज के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और इसके मदार में यानी कि इसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। अब देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो बहुत आसान है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, किसी भी एटम के अंदर, किसी भी जौहर के अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, याद रखिए, और या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन, दोनों में से किसी की भी तादाद ली जाए, किसी की भी क्वांटिटी ली जाए तो हम उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, यानी हम उसका जौहरी अदद हम कहते हैं। और एक बात जहन में रखिए कि किसी भी जौहर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, ये बात जहन में रखिए। उसी तरह से अब चलते हैं एटॉमिक मास क्या होता है,
ये जोहरी कमियत क्या होता है। तो यहां समझने के लिए से इधर ही आते हैं, इसी डायग्राम के पास हम आते हैं। यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये कभी नहीं बदलेगा, यानी कि हर जोहर में इस तरह की 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। अब देखिए यहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को हम जोहरी कमियत कहते हैं। यहां मैं लाइन लिख देता हूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला दिया जाए और जो आपको अदद मिलेगा, जो आपको नंबर मिलेगा, उसी को हम एटॉमिक मास कहते हैं, जोहरी कमियत कहते हैं। ये थी कुछ सिंपल इस्तिलाहात, कुछ सिंपल टर्मिनोलॉजीज। अब इसी को लेकर हम चलते हैं हमारे न्यू टॉपिक्स की तरफ, नए सबक की तरफ, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी अनासिर की दोहरी जमातबंदी। अब देखिए अनासिर की दोहरी जमातबंदी को समझना है तो मैं आपके सामने कुछ मिसाल के जरिए से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्लासिफिकेशन की क्यों जरूरत पड़ी। तो चलिए समझते हैं कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन यानी कि अनासिर की जमातबंदी करना क्यों जरूरत महसूस हुई। अब एक तस्वीर के जरिए और कुछ मिसाल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां एक आप तस्वीर देख रहे हो, एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारी किताबें बिखरी पड़ी है और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप जाइए वहां से बायोलॉजी की 12वीं की बुक लेकर आइए। अब आप उस लाइब्रेरी में जाओगे, अब सारी किताबें तो बिखरी पड़ी है, अब आप क्या करोगे, उस किताब को ढूंढोगे जो किताब मैंने आपसे मंगवाई है। आप जब ढूंढना स्टार्ट करोगे तो उम्मीद है वो जल्दी नहीं मिलेगी। अब मुझे आप ये बताइए, क्या ये बुक आपको आसानी से मिल जाएगी? जी नहीं। क्या होगा? एक तो टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि टाइम बहुत लगेगा ढूंढने के लिए। दूसरा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप चिड़चिड़ा महसूस करोगे, आपको बुक नहीं मिलेगी। तो आप यहां समझ सकते हो कि अगर ये सारे बुक्स जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, अगर इसे एक सही मैनर के अंदर जमात बंद कर दिया जाता है, उसको क्लासिफाई कर दिया जाता कि बायोलॉजी की बुक का एक अलग शेल्फ, फिजिक्स की बुक्स का अलग शेल्फ, केमिस्ट्री की बुक की अलग अलमारी, अगर इस तरह से किया जाता तो आपके लिए ये बहुत ही कम वक्त का काम था कि आप जाते और उस बुक को लेकर आते। तो होप आप इस मिसाल के जरिए समझ गए होंगे कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन क्यों जरूरत महसूस हुई, कि अनासिर को जमात बंद करना क्यों जरूरी महसूस हुआ। अब देखिए 1800 का जमाना है, सन 1800 का जमाना है। उस वक्त तक 30 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे, 30 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। अब इन एलिमेंट्स को समझने के लिए इनकी क्लासिफिकेशन करना महसूस हुआ कि इनको जमात बंद कर दिया जाए ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें। जैसा एलिमेंट डिस्कवर्ड होते जा रहे थे, वो एक ऐसा दौर चल रहा था, एक ऐसा ईरा चल रहा था जब रोजाना या उस वक्त नए नए एलिमेंट डिस्कवर्ड होते जा रहे थे। अब इनको समझना है। इनको समझने के लिए कई साइंटिस्ट ये सोच में पड़ गए कि अब इसको समझने के लिए हमें इन्हें कुछ ना कुछ ऐसा तरीका अपनाना होगा जिसके जरिए हम आसानी से इन एलिमेंट्स को, अनासिर को समझ सकें। तो उस वक्त क्या किया गया? उस वक्त इन अनासिर को जमात बंद करने के लिए 2 ग्रुप्स बनाए गए, 2 ग्रोह बनाए गए। उस ग्रोह का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धात और अधात। इन अनासिर को जब जो डिस्कवर्ड हो रहे थे 1800 के दौर में, उन्हें या तो मेटल्स में रखा जाता था या फिर नॉन मेटल्स में रखा जाता था, यानी या तो धात में रखेंगे या तो फिर अधात में रखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर्ड हुए जो ना मेटल की प्रॉपर्टी रखते थे और ना ही नॉन मेटल की प्रॉपर्टी रखते थे, यानी जो धात भी नहीं है और जो अधात भी नहीं है, जो दोनों की खासियत रखते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट भी उस वक्त डिस्कवर्ड हुए थे, उस वक्त दरियाफ्त हुए थे। अब ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था कि उस एलिमेंट्स को कहां रखा जाए, मेटल्स में रखें या नॉन मेटल्स में रखें, क्योंकि ये दोनों की प्रॉपर्टी रखता था। तो उसके बाद एक तीसरा ग्रुप बनाया गया जिसे मेटालॉइड कहा जाता है, जिसे हम धातुमा कहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो एक ऐसा दौर था
जहां पर उसकी प्रॉपर्टी और ज्यादा समझ में आ रही थी और आसानी से समझने के लिए उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी सामने आ रही थी और नए एलिमेंट भी डिस्कवर्ड होते जा रहे थे। तो साइंसदान खामोश नहीं बैठे, हर एक साइंसदान ने अपने तरीके से इसको जमात बंद करने का एक तरीका ढूंढने के लिए अपने अपने काम में लग गए। तो सबसे पहले जो अनासिर को सही जमात बंद करने की कोशिश करने के लिए सामने आया उसका नाम है डुबे राइनर, यानी कि उसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश में, कभी उसे डुबेनियर कहा जाता है, तो हम जो उर्दू में आपके लिखा हुआ है डुबे राइनर उसी को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले जो अनासिर की क्लासिफिकेशन करने के लिए सामने आया वो था डुबे राइनर। जो तो चलिए समझते हैं डुबे राइनर ट्राइड्स क्या है, यानी कि डुबे राइनर की तसलीस किसे कहा जाता है, उसने किस तरह से क्लासिफिकेशन की थी। देखिए सन 1817 की बात है, 1817 जर्मन साइंटिस्ट, यानी कि ये जर्मन साइंटिस्ट है जिसका नाम डुबे राइनर्स है, इसने क्या किया, जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे उन एलिमेंट्स को इनके जोहरी कमियत की बिना पर, यानी कि एटॉमिक मास की बिना पर, यहां इंपॉर्टेंट है एटॉमिक मास यानी कि जोहरी कमियत कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि उनको क्या किया, चढ़ती तरतीब जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे उन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास जोहरी कमियत की बिना पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, यानी चढ़ती तरतीब में रखा और हर अनासिर के तीन तीन ग्रुप्स बनाए। क्या क्या उसने, हर अनासिर के तीन ग्रुप बनाए, यानी कि जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक नाम ए ले रहा हूं, यहां बी ले रहा हूं, सी ले रहा हूं, यहां ए कोई एलिमेंट होगा, बी कोई एलिमेंट होगा, सी कोई एलिमेंट होगा, इस तरह से उसने ये एक जोड़ी बनाई। फिर अगली जोड़ी थी डी ई एफ, ये एक जोड़ी। तो ये जो तीन तीन एलिमेंट्स थे, ये तीन तीन जो अनासिर थे, इन तीन अनासिर को ये क्या कहता था, इसने इसे ट्राइड नाम दिया, ट्राइड यानी कि तसलीस। और इसका ये कहना था या इसका ये लॉ था कि द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स, यानी कि दरमियानी जोहर का जो भी एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास बाकी दो अनासिर के जोहरी कमियत का, एटॉमिक मासेस का तकरीबन औसत है, ये इसका कहना था। देखो यहां पर वो लाइन लिखे वाली आप देख सकते हो, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। तो चलिए इसे मिसाल के जरिए समझते हैं। यहां पर मैंने एक ट्राइड लिया हूं डुबे राइनर की, यहां पर लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, यानी कि तीन जोहर का जो ग्रुप बना हुआ है, इसे तसलीस कहा डुबे राइनर ने। अब देखो यहां पर लिथियम का जोहरी कमियत 6.9 है, ये बाद में आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो लिथियम का 6.9 है, सोडियम का 23 है और पोटेशियम का 39.1 है, यानी 39.1 है। अब डुबे राइनर के हिसाब से उसका ये कहना था कि ये जो दरमियान में जो अनासिर है यानी एलिमेंट है, इसका जो जोहरी कमियत है ये बाकी दो अनासिर के जोहरी कमियत का तकरीबन औसत है। तकरीबन औसत यानी मीन क्या होता है कि दोनों अंसर के जो जोहरी कमियत है उसको ऐड करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है, उसी को मीन कहते हैं उसका। देखो कैसे हम मालूम करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम प्लस पोटाशियम डिवाइड बाय 2। अब लिथियम का जोहरी जो कमियत है, एटॉमिक मास है वो कितना है, 6.9 है। उसके बाद पोटेशियम का कितना है, 39.1 डिवाइड बाय 2। सॉल्व करते 9 + 1 10, 0 कैरी 1 यहां आशारी आ गया, 9 10 और ये 6 16, 16 के 6 हासिल आए, ये बन गया 3 3 और 1 4 46 बटे 2। डिवाइड करो इसे, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, यानी कितना आ गया 23। तो आप देख सकते हो यहां जो मीन आया है वो बिल्कुल सोडियम के जोहरी कमियत के बराबर है। तो इस तरह से डुबे राइनर ने क्या किया था, इस तरह से उसने ट्राइड बनाए थे और ये कहा था, इस तरह से जोड़ियां उसने बनाई थी कि दरमियान में जो भी उसने एलिमेंट रखा, दरमियान में जो भी उसने उनसर रखा, उसका जो जोहरी कमियत था वो बाकी दो अनासिर के जोहरी कमियत का तकरीबन औसत था, यानी कि अप्रोक्सीमेटली मीन था।
इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स आपकी किताब में गिवन है, उसे आप देखिए और समझिए। अब देखिए, इस बात को तो समझ में आता है कि इसने ट्राइड बनाया था, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या उस वक्त जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे, क्या वो सारे के सारे एलिमेंट्स को इस तरह से वो रख पाया था? तो इसका जवाब है नहीं। वो सारे के सारे जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे, दरियाफ्त हुए थे, वो सारे एलिमेंट्स को जमातबंद नहीं कर पाया था। वो कुछ ही ट्राइड बना सका, उसके बाद वो ट्राइड नहीं बना सका। जैसे कुछ में यहां में कुछ ट्राइड्स लिख के रखे हुए हैं, आपको क्या करना है, ये चेक करना है क्या ये ड्यूबेराइनस के ट्रेड्स यानी कि तसलीस को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। और जो फॉलो करते हैं और जो नहीं करते, उसके जो आंसर्स है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस तरह से ये ड्यूबेराइनस ने कोशिश की थी क्लासिफिकेशन करने की, लेकिन वो सारे के सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इसकी जो जमातबंदी है, क्लासिफिकेशन है, वो नाकाम साबित रही। इसके बाद की जो क्लासिफिकेशन है, जमातबंदी है, वो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में देखने जा रहे हैं। उसी तरह से आप ई तालीम चैनल पर बने रहिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि सबका फायदा हो। थैंक यू।